इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात जिसमें हम बात करते हैं कृषि से संबंधित सभी विषयों की, फिर वो विषय चाहे आधारित हो मिट्टी पर, पानी पर, खाद पर, मौसम पर, बाजार पर, वो सभी विषय जो हमारे किसान भाइयों के काम आते हैं, हम उनकी बात लेकर आते हैं। पशुपालन पर भी समय समय पर बात होती रहती है और आज का जो हमारा विषय है वो लगभग इसी पर आधारित है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस समय कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं ज्योत्सना और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रजनीश। नमस्कार रजनीश, स्वागत है आपका। नमस्कार ज्योत्सना और सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। बदलते समय के साथ साथ मधुमक्खी पालन में भी रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा हो गई हैं और इसी से संबंधित हम जो आज कार्यक्रम लेके आए हैं, नेशनल हनी मोड मिशन और मधुमक्खी पालन पर रोजगार विषय है इस कार्यक्रम का। और इस पर जो बातचीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाने जा रहे हैं वो है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहायक निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा बता रहे हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी, और उनसे बात कर रहे हैं शिवनंदन लाल जी। किसान भाइयों, यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और अगर आपके पास पैसे की कमी है तो बहुत से ऐसे भी व्यवसाय हैं जो आप कम लागत में शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, उसके लिए ज्यादा एरिया की जरूरत नहीं है और निश्चित तौर पे उसके लिए आपको जानकारी की जरूरत होती है। और ये जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं कि किस तरीके से आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा व्यवसाय है जिसे हम कहते हैं मधुमक्खी पालन। इसके लिए आपको जागरूक होने की जरूरत है और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार भी काफी प्रयास कर रही है। इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज शर्मा जी, जो कि सहायक निदेशक हैं राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार में। शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने नेशनल हनी मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की है, ये क्या है? किसान भाइयों, नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन यह भारत सरकार की एक योजना है। इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उनके विजन के अनुरूप इसको भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। जिस प्रकार से हम पहले हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, इसी प्रकार से यह मीठी क्रांति जिसको कि हम स्वीट रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ये कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है और वो अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको जमीन की आवश्यकता और दूसरे प्रकार के कंपोनेंट्स हैं उनकी आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तरीके से हम किस प्रकार से मधुमक्खी पालन करें, उसी को ध्यान में रखते हुए ये 500 करोड़ रुपए की एक योजना बनाई गई है 3 वर्षों के लिए, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। इस योजना के अंतर्गत अभी तक जो भी काम किया गया उसमें मुख्य रूप से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम को विशेष रूप से इस प्रकार से संचालित किया गया कि मधुमक्खी पालन करने के बाद, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट, इसके बाद में आप इसमें किस प्रकार से आगे कार्य करेंगे, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस योजना का गठन किया गया है। हमने इसमें 3 मुख्य घटक में इस पूरी योजना को बांटा है। नंबर 1, मिनी मिशन 1। मिनी मिशन 1 का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें हम किस प्रकार से किसानों को ट्रेनिंग, यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक तरीके से उनको किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए। दूसरा उसमें मुख्य कंपोनेंट है शहद की गुणवत्ता, यानी कि टेस्टिंग कंपोनेंट में ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ जागरूकता, किस प्रकार किसानों में व्यवसाय के प्रति जागरूकता पैदा की जाए, उसके लिए सेमिनार और ट्रेनिंग के प्रोग्राम इस मिनी मिशन 1 के अंतर्गत रखे गए हैं। जो दूसरा मिनी मिशन है इसका, वो शहद के उत्पादन को किस प्रकार से हम प्रोसेसिंग करने के लिए इकाई स्थापित करना, उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग करना, उसको किस प्रकार से हम उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, इस पर मिनी मिशन 2 में फोकस रखा गया है इस स्कीम के अंतर्गत। जो मिनी मिशन 3 है, जो भी हमारे किसान भाइयों की समस्याएं हैं रिसर्च से रिलेटेड है, या इसको हम कैसे आगे वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाएं, मार्केट से रिलेटेड हो या मधुमक्खी में कोई रोग से संबंधित हो, या मधुमक्खी में कैसे शहद का उत्पादन आगे बढ़ा जाए, इसके वैज्ञानिक शोध के लिए मिनी मिशन 3 रखा गया है।
जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही बताया कि अगर हमारे कोई युवा साथी आपकी जो मीठी क्रांति है उससे जुड़ना चाहें तो शुरुआत उन्हें कहाँ से करनी चाहिए? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मिशन से जुड़ने के लिए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को इस कार्यक्रम में रखा गया है कि किस प्रकार से जो किसान भाई हैं वो एक समूह बनाकर इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के माध्यम से जिला स्तर पर जो हमारे जिला उद्यान अधिकारी हैं या जिला कृषि अधिकारी हैं वो वहां पर इसके नोडल ऑफिसर होते हैं, उनके माध्यम से आप अपनी परियोजना वहां पर जमा कराइए। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट कागज लगेंगे वो आप लगाइए। उसके बाद में वो आपकी इस परियोजना को राज्य सरकार में, जो कि आपके सचिवालय में राज्य सरकार के सचिव, उनके माध्यम से यह सरकार भारत सरकार के पास आती है, जिसमें कि नेशनल बी बोर्ड इसको एग्जामिन करता है और उसके माध्यम से इसमें एक सब्सिडी प्रदान करता है। यानी ये तो एक सहायता की बात हो गई कि किस तरीके से राज्य सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार जो भी हमारे युवा साथी या किसान भाई मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं उनके लिए सहयोग की बात हो गई। लेकिन अगर कोई युवा इसको एक जीरो स्तर से शुरू करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकता है? जो भी हमारे युवा इसमें जुड़ना चाहते हैं, मेरी सबसे पहले उनको ये सलाह है कि ये जो मधुमक्खी पालन है इसके लिए सबसे पहले आप इसमें हमारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है 7 दिवसीय, उस प्रशिक्षण के माध्यम से आप इसमें जुड़ सकते हैं। यह प्रशिक्षण आपको जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, ICR की जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र जो कि पूरे देश में हर जिले में है, उनके माध्यम से समय समय पर इस प्रकार के जो प्रशिक्षण हैं वो निकलते रहते हैं। हमारे युवा भाई स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, वो सबसे पहले इसमें प्रशिक्षण लेना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए आप दूसरे जो हमारी कुछ रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं जो कि काफी प्रशिक्षित हैं, काफी दिनों से इसमें हनी बी में काम कर रही हैं, उनके माध्यम से भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा उनको समय समय पर अनुदान दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब, जब हमारे कोई भी युवा मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू करेंगे तो उसके लिए क्या समय और स्थान का भी ध्यान रखा जाता है कि किस समय शुरू करें और कौन सा स्थान उनके लिए उपयुक्त होता है? इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मधुमक्खी पालन में इम्पोर्टेंट है कि वहां पर आप जिस क्षेत्र में भी मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं वहां पर फ्लोरा यानी कि फूल की क्या स्थिति है जी। क्योंकि जो भी मधु बनेगा, जो भी शहद उत्पन्न होगा, वो आपके जो भी वहां पर लोकल फ्लोरा बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, उसके ऊपर बहुत ज्यादा आधारित होता है। सबसे पहले आपको उस स्थान का चयन करना होगा जहां पर कि फल, फूल या दूसरे प्रकार के जो वनस्पति या फसलें होंगी, वहां पर आपको इसको स्टार्ट करना होगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे इस समय गर्मी का मौसम है तो क्या गर्मियों में मधुमक्खी पालन पे कुछ प्रभाव पड़ता है? किस तरीके से हमारे किसान भाई इसको प्रबंधन करें? इसके लिए सबसे पहले यह है कि जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो मधुमक्खी जो है वो ठीक तरीके से सरवाइव नहीं करती हैं। तो उसके लिए जो मधुमक्खी पालक हैं वो अपने मधु के डब्बों को ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां पर कि तापक्रम कम होता है और वहां पर उस समय फूल और उससे संबंधित जो वनस्पतियां हैं वहां पर जहां पर अधिक से अधिक होती हैं। तो गर्मी के दौरान जो भी हमारे मधुमक्खी पालक हैं वो अपने बक्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट बोलते हैं, जिसको माइग्रेशन करते हैं। और जब वहां पर वो 2 महीने इसका माइग्रेशन का वो पीरियड पूरा हो जाता है, जब तापक्रम थोड़ा इधर कम हो जाता है, तो फिर वो अपने बक्सों को मूल स्थान पर ले आते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मधुमक्खी जो होती हैं उसमें कई तरीके की होती हैं, रानी अलग होती है, शहद इकट्ठा करने वाले होते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कौन कौन सी मधुमक्खियां होती हैं तो ज्यादातर इसमें कार्य करते हैं? इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो मुख्य रूप से एपिस मेलिफेरा जो कि मैदानी क्षेत्रों के लिए है, वह बहुत ही मुख्य मधुमक्खी है। इसके अलावा भी 2-3 प्रजाति इसकी डारसोटा है या दूसरी प्रकार की जो प्रजातियां हैं ये आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और इनके शहद का जो उत्पादन होता है वो भी ठीक प्रकार से होता है और इसमें बीमारी वगैरह की भी कम संभावनाएं रहती हैं। डॉक्टर साहब, आपने शहद का जिक्र किया, इसमें कहते हैं कि शहद होता है, मोम होता है, उसके अलावा कुछ रॉयल जेली वगैरह बताते हैं, उसकी भी मांग विदेशों में ज्यादा रहती है, वो क्या चीज होती है? कार्यक्रम जो हमारा नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन है उसमें इसके साथ साथ शहद के उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ जो शहद के दूसरे जो हमारे घटक हैं, जैसे कि इसके बी वैक्स को बढ़ावा देने के लिए, इसमें परपोलिस को बढ़ावा देने के लिए, इस प्रकार से इनको वैल्यू एडिशन करके इन चीजों के माध्यम से हम किसान की जो आय है उसको भी बढ़ावा देने के लिए
इस पर कार्य किया जा रहा है और इसके अवयव हैं जैसे कि बी वैक्स है, बी वेनम है, प्रोपोलिस है, इसको भी बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। तो इससे भी किसान भाई शहद के उत्पादन के साथ साथ जो ये दूसरे प्रकार के उत्पाद हैं शहद से संबंधित, इसके भी लाभ उठा अपनी आमदनी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं जब शहद निकालते हैं तो मधुमक्खी काट लेती है, क्या उसका कोई अच्छा या बुरा प्रभाव होता है? ये ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है कि जो मधुमक्खी से किस प्रकार से आप बर्ताव करें, किस प्रकार से आप उनका रख रखाव कर सके। डॉक्टर साहब, क्या मधुमक्खी पालन जो हमारे किसान भाई करते हैं या उनके जो खेत के आसपास कोई फसल लगी हो वहां पे अगर बक्से रख दिए जाते हैं तो क्या उनकी फसलों के उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? नहीं, ये तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। ये मधुमक्खी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि जो हमारी फसलें हैं उनके उत्पादन में 20 से 100 गुना तक, बहुत सारी फसलें जो अलग अलग फसलें होती हैं उनमें बहुत ज्यादा उनके उत्पादन में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो मधुमक्खी हैं ये पोलिनेशन का कार्य करती हैं, जिससे कि हमारे शहद उत्पादन के साथ साथ फसलों की जो उत्पादन क्षमता है उस पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें रोजगार के लिए जो हमारे युवा साथी जुड़ना चाहते हैं तो कितनी संभावनाएं हैं? कृषक भाई हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, जिनके पास कोई और व्यवसाय नहीं है, तो वे इस कार्यक्रम के माध्यम से मधुमक्खी पालन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको जो हमारी योजना है उसमें किस प्रकार से हमारे मधुपालक भाई लाभ ले सकते हैं। जो सबसे बड़ी भ्रांति है कि शहद के अंदर जो मिलावट जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर समय समय पर बहस होती रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में भारत सरकार ने 100 मिनी टेस्टिंग लैब स्थापित करने की, पूरे देश में एक चेन बनाने की योजना इसमें बनाई है, जिसमें हमको काफी सफलता मिल रही है। इसके साथ साथ 5 रीजनल लैब पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक, जिसमें कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो बोर्ड है दुग्ध का आनंद में, दूसरी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, तीसरी हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, वहां पर लैब है उनकी स्थापना हो चुकी है, और 100 लैब पूरे देश में इसका एक जाल बिछाया जा रहा है। इसके साथ साथ भारत सरकार का जो भी मुख्य फोकस है वो क्लस्टर बेस, यानी जो भी आप उत्पादन करेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस प्रकार की अप्रोच है कि आप एक समूह में काम करिए। तो इसके लिए सरकार ने 100 हनी बेस्ड क्लस्टर का पूरे देश में हम लोग निर्माण कर रहे हैं, जिसमें लगभग 50 बन भी चुके हैं। भारत सरकार के अंतर्गत 3 संस्थाएं, जिसमें नेफेड, ट्राइफेड और एनडीडीबी, इनके माध्यम से हम इन समूहों का निर्माण कर रहे हैं। और जो भी किसान भाई इन समूह से जुड़ेंगे उनके शहद को ये लोग खरीदेंगे और उसको प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग की भी जिम्मेदारी सरकार ने इन्हीं को दी है। हाल में भारत सरकार ने एक मधु क्रांति पोर्टल, जो कि अभी तक हमारे मधुपालकों का कोई एक कहीं भी संकलित डाटा नहीं था, उसको जनरेट करने के लिए एक भारत सरकार ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है पिछले साल। जो भी मधुमक्खी पालक इससे जुड़ना चाहते हैं वह एक ऑनलाइन पोर्टल है, और हमारी जो भी योजनाएं हैं वह सब नेशनल बी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप एक बार उस वेबसाइट को जरूर पढ़ें, जिससे कि आप कार्य योजना है इसको आप अच्छी प्रकार से समझ सके। जी बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे हर युवा साथी को जो भी मधुमक्खी पालन का कार्य करना चाहता है या कर रहा है, किसान भाई जो भी इससे जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पे जो आपका मधुमक्खी पालन बोर्ड का पोर्टल है उस पे देखेंगे और खुद भी उस पे अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर देंगे। डॉक्टर मनोज शर्मा जी, आप कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी। निश्चित तौर पे हमारे युवा साथी किसान भाई इसका फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और ज्योत्सना, इस कार्यक्रम में हम अपने किसान भाई बहनों को समसामयिक विषयों पर भी जानकारी दिलवाते हैं और ये समय है नए बागों की स्थापना के लिए भी काफ़ी उपयुक्त है। जी, और नए बागों की स्थापना पर हम एक दूसरी बातचीत लेकर आए हैं जिसमें डॉक्टर राधा मोहन हमें बताएंगे नए बागों की स्थापना करते समय क्या क्या सावधानियां हमारे किसान भाइयों को रखनी चाहिए। जी, किसान भाइयों नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि अगर हम पेड़ पौधे और फलदार वृक्ष लगाएं तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा, उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी फायदा होगा। जो हमारे जीव जंतु पशु पक्षी उनको भी कहीं न कहीं पनाह मिलेगी। और जो हमारे किसान भाई इस समय नए बाग लगाना चाहते हैं या उसकी स्थापना करना चाहते हैं, कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी को, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो हमारे किसान भाई नए बाग लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बाग लगाने की जो प्रक्रिया है वो कम से कम 2-3 महीने पहले शुरू करनी चाहिए और ये जो आज का प्रोग्राम है ये बहुत समय के अनुसार बहुत उचित है। तो शुरुआती गलतियां जो हो जाती हैं वो फिर बाद में दूर नहीं हो पाती और हमारे किसान भाई बाद में निराश होते हैं कि इतने साल हमने पानी दिया, इतने साल हमने इसको पाला पोसा और इसमें फल की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, या हमारी प्रजाति इस जलवायु के लिए ठीक नहीं है, या हमने कोई शुरुआत में गलती कर दी, सही तरह गड्ढा नहीं खोदा, या उसमें कोई दीमक आ गई, हमने उसका उपचार नहीं कर पाए। तो ये सारी बातें अगर हम शुरुआत में लेके चलें तो एक अच्छा बाग जो लंबे समय तक एक व्यावसायिक उपज देने की स्थिति में रहेगा और इससे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होंगे। यानी आपको अगर लंबे समय तक बागों से फल लेने हैं और उसकी ज्यादातर आपको सेवाएं लेनी है तो निश्चित तौर पे आपको योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है। तो डॉक्टर साहब, इसमें सबसे पहले जो हमारे किसान भाई ये चुनाव करें कि उन्हें कौन सी प्रजाति के फल लगाने हैं, उसके साथ साथ जो उन्हें मिट्टी और जलवायु का चुनाव करते समय क्या सावधानी रखें? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने पूछी कि प्रजाति हम कौन सा फल लगाएं और उस फल की कौन सी प्रजाति लगाएं, ये सबसे आवश्यक बात है। कि मान लो हमारे क्षेत्र में आम होता है उत्तर भारत में, लेकिन आपने दक्षिण भारत की कोई वैरायटी लगा दी, आपने कहीं खाया करी ये तो बहुत अच्छा आम होता है और आपने अपने यहाँ लगा लिया, तो उसकी उपज आपको व्यावसायिक स्तर पर नहीं मिल सकती। इसलिए सबसे आवश्यक बात है कि आप जिस स्थान पर बाग लगाना चाहते हैं वह स्थान किन किन फलों के लिए उचित है और उन फलों की कौन कौन सी प्रजातियां की संस्तुति उस क्षेत्र के लिए की गई है। जैसे अगर हम उत्तर भारत की बात करें, अगर आप आम लगाना चाहते हैं तो इसकी तैयारी अभी से शुरू करें। और हमारे यहाँ जो प्रजातियां हैं, क्योंकि जो पुरानी प्रजातियां हैं दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, ये इनमें एक समस्या ये है कि फल की गुणवत्ता तो अच्छी है लेकिन एक साल फल देती हैं, एक साल फल नहीं देती। तो मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि ऐसे किसान भाई जो आम का बाग लगाना चाहते हैं वो हमारे संस्थान से कई वैरायटियां निकली हुई हैं। मल्लिका है, आम्रपाली है, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा लालिमा, पूसा अरुणिमा और भी इसके अलावा 2-3 प्रजातियां अभी हाल ही में पूसा मनोहरी निकाली गई हैं। और अब इन प्रजातियों को अगर लगाएंगे उत्तर भारत में तो आपको प्रतिवर्ष आय मिलेगी, प्रतिवर्ष इन पे फल लाता है। तो ये नियमित तौर पर फलने वाली प्रजातियां हैं, तो ऐसी प्रजातियों का चुनाव करें। और वहीं अगर आप न्यू वर्गी लगाना चाहते हैं तो हमारे संस्थान ने 2 मौसमी की बहुत अच्छी प्रजातियां विकसित की हैं, पूसा शरद, पूसा राउंड, एक पोमेलो, पूसा अरुण, पूसा लेमन 1। तो जो प्रजातियां उत्तर भारत के लिए संस्कृति जिनकी की गई है आप अपने क्षेत्र में वही प्रजातियां लगाएं। और जहां तक आपने मृदा का चुनाव कहा है तो मृदा के चुनाव करते वक्त 2-3 बातें आवश्यक हैं। एक तो ये कि मृदा की जो गहराई है वो कितनी है। जो दूसरी बात आती है वो आती है कि वहां का जल
का स्तर कितनी, वाटर लॉक्ड एरिया है, बरसात के दिनों में अगर पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है तो ऐसे में क्या होगा कि पौधे की जड़ों से पानी छू जाएगा और वो धीमे धीमे उसकी जड़ें गलने लगे। तो एक तो जल का जो स्तर है उसका ध्यान रखें। जो मिट्टी है उसका पीएच मान लगभग 5.5 से 7.5 के बीच में है तो बहुत अच्छा। अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो गोबर की मात्रा आप ज्यादा मिला के उसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं। और जल की लवणता अगर ज्यादा है तो ऐसे समय में आप पानी का भी विशेष चुनाव रखें, क्योंकि पानी आपको जीवन भर देना है। मिट्टी को तो आप कुछ हद तक आप परिवर्तित भी कर सकते हैं, लेकिन पानी को नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको फिर अलग से प्लांट लगाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, मिट्टी और पानी के चुनाव के बाद बात आती है कि गड्ढों की खुदाई और भराई की, वो किस तरीके से कार्य शुरू करें? बहुत आवश्यक ये चरण है, क्योंकि जब भी हम बाग लगाते हैं बहुत बार आपने देखा होगा कि किसान भाई कहते हैं कि हमने आम का पौधा लगाया था और वो बढ़ नहीं रहा, हमें 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो फल नहीं आ रहे हैं, फल उतना नहीं आ रहा या उसकी वृद्धि नहीं हो रही। बड़े वृक्षों को लगाते हैं तो उनके लिए कम से कम 1 घन मीटर आकार का गड्ढा जो है खोदना चाहिए, कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। और उस गड्ढे खुदाई आजकल करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत है। इस वक्त आप गड्ढा खुला छोड़ देंगे तो उसमें वैसे भी धूप इतनी तेज है कि उसमें जितनी दीमक है या कोई दूसरे पैथोजेंस हैं, कोई बीमारी है, तो वो कीड़े हैं वो अपने आप मर जाएंगे या वहां से भाग जाएंगे। किसी दवा को डालने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सूरज के द्वारा जो सोलराइजेशन प्रोसेस चल रही है तो उससे वो अपने आप मर जाएंगे। और अगर वहां दीमक का प्रकोप ज्यादा भी है तो क्लोरपाइरीफॉस नामक एक दवाई आती है, जिसको आप 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के उस गड्ढे में अगर आप छिड़क देंगे तो जो दीमक वहां होगी वो या तो खत्म हो जाएगी, वहां से दूर चली जाए। और उस गड्ढे को आप कम से कम 1 महीने तक, क्योंकि अभी समय है, वैसे मिनिमम 15 से 20 दिन तो हम उसको खुला छोड़ते ही हैं, लेकिन ऐसे किसान भाई जो जून में भी लगाना चाहते हैं तो जून के प्रथम सप्ताह में भी अगर वो गड्ढा खोद देते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं, धूप उसमें लग जाती है, तो उसके आगे चल के उनको बड़ा फायदा होगा उसका, कि उसमें बार बार आपको दवाई नहीं डालनी पड़ेगी। कम समय में आपका वृक्ष जो है अपना पूरा आकार ले लेगा और आपको व्यावसायिक स्तर की उपज मिलनी आरंभ हो जाएगी। डॉक्टर साहब, गड्ढे की खुदाई तो हो गई, लेकिन कितने दिन खुला छोड़ने के बाद उसकी भराई करें, और भराई करते समय जो मिट्टी डालें उसमें और क्या पदार्थ डाल सकते हैं? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे खेत की मिट्टी किस तरह की है जहां हम बाग लगाना चाहते हैं। जैसे अगर रेतीली मिट्टी है तो हम क्या काम करेंगे कि जो चिकनी मिट्टी होती है थोड़ी सी 10-12 किलो, या गांव में तालाबों की जो मिट्टी होती है जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, उस मिट्टी को अगर थोड़ा सा आप उस मिट्टी में मिलाएंगे, बालुई मिट्टी में, तो आपकी जो जलधारण क्षमता है वो बढ़ेगी। न्यूट्रिएंट जो आप खाद्य तत्व दे रहे हैं उनका नुकसान कम होगा उसमें। दूसरा ये कि कम से कम बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद, अगर वर्मी कंपोस्ट मिलती है तो वो और भी अच्छी बात है, और कम से कम 25 से 30 किलो जो मिट्टी आपने खोद के रखी थी उस मिट्टी में उस खाद को मिला के उसकी मिट्टी की मात्रा थोड़ी कम कर लीजिएगा, जिसमें आप क्योंकि 25-30 किलो गोबर की खाद मिला रहे हैं और अगर कोई कंडीशनर है उसको भी मिला रहे हैं, और उस मिट्टी से आप 15 से 20 दिन उसको एक्सपोज करने के बाद उस मिट्टी से उस गड्ढे को थोड़ा ऊपर तक भरिएगा। मतलब साहब, कुछ हमारे किसान भाई उसमें हड्डी का चूरा या मछली की खाद भी मिलाते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास सड़ा हुआ 25-30 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, तो वो उत्तम है। उसको फिर आपको उसमें कुछ नहीं मिलाना। ज्यादा से ज्यादा अगर आप मिलाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पोटास आप उसमें डाल सकते हैं, जो जड़ों की वृद्धि के लिए जरूरी है, 200-250 ग्राम। तो इस बात का ध्यान रखें कि वही खाद डालें जो पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो, पूरी तरह से सड़ी हुई हो, पुरानी हो। जो गड्ढा आप भर रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि क्योंकि गर्मी में आप गड्ढा भर रहे हैं तो जब हम पानी देते हैं तो मिट्टी नीचे बैठती है। इसके लिए आवश्यक ये होता है कि गड्ढे को थोड़ा सा मिट्टी से ऊपर के लेवल तक, कम से कम जो है 5-6 इंच अगर ऊपर तक आप भरेंगे तो अगर मिट्टी बैठती भी है तो वो लेवल में आ जाएगी। अन्यथा पौधा लगाने के बाद अगर मिट्टी बैठ जाती है तो फिर उसकी जड़ें खुल जाती हैं और फिर ऐसे पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है, वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। हाँ, उसकी जड़ खुल जाएगी। पौध खरीदते समय और उन्हें लगाते समय क्या सावधानी रखें? देखिए, शुरुआत में भी मैंने कहा था कि आपने फल का चुनाव किया, प्रजाति का चुनाव किया, अब आपको ये भी चुनना है कि पौधा कहाँ से लेना है। कृषि विज्ञान केंद्र या जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो राज्य की कृषि विश्वविद्यालय हैं, ICR के इंस्टीट्यूट हैं, या कोई प्रमाणित नर्सरी है। अगर आप प्राइवेट से भी खरीद रहे हैं, अगर वो प्रमाणित है, एक्रेडिशन उसका किया है भारत सरकार के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा, तो ऐसे सोर्स का चुनाव आपको करना है जो विश्वसनीय हो, कि जो प्रजाति हम मांग रहे हैं क्या हम वही प्रजाति हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो ऐसे विश्वसनीय स्थान से पौधे को खरीदना है और कोशिश ये करनी है कि पौधा जो है 1 साल से ज्यादा पुराना ना हो। इसलिए 1 साल 8 से 10 महीने का पौधा मिलता है, अगर 1 साल तक का पौधा है तो उससे पुराना पौधा आपको नहीं खरीदना है। और हो सके तो पॉलीबैग वाला पौधा अगर मिले तो वो सर्वोत्तम है, क्योंकि उसके मरने का खतरा कम रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें जो है उसके अंदर रहती हैं। लेकिन जब आप लगाएं तो एक ब्लेड से पॉलीथीन को जरूर हटा दें, इस बात का भी ध्यान रखें।
ताकि जब आप पौधा लगाएं तो वो जो हमारी यूनियन है वो जमीन से ऊपर रहे। अगर यूनियन जमीन के नीचे चली गई तो वहां से पौधे के मरने का खतरा हो जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि उसका प्योंदी पॉइंट देखें कि कम से कम जमीन से थोड़ा ऊपर है कि नहीं है। तीसरी बात यह है कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं लगी हुई, उसके पत्ते कोई पीले तो नहीं है, पत्ते सिकुड़ तो नहीं रहे। इन सब बातों को ध्यान में रखें कि पौधे की उम्र और उसका स्वास्थ्य और स्रोत जहां से आप ले रहे हैं, इन 3 बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपको बढ़िया पौधा मिलेगा जो बहुत ही 3 या 4 साल के बाद फलत में आ जाए। देखिए, इसका बहुत ही सीधा सिद्धांत है कि पौधा अगर आप मिट्टी से लाए हैं निकाल के, तो जितनी गहराई तक वो नर्सरी में था उतनी गहराई गड्ढे में जानी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। और पॉलीबैग है तो पॉलीबैग में भी जितना पॉलीबैग के अंदर है उतना जमीन के अंदर जाएगा, मिट्टी में आप उतना ही दबाएंगे ताकि उसकी जो ग्राफ्ट यूनियन है वो उसमें जमीन के कांटेक्ट में ना आ जाए। क्योंकि अगर आपने लगाया और मिट्टी कहीं धस गई नीचे तो वो और नीचे चला जाएगा, फिर आप और मिट्टी भरेंगे तो जो आपका बडिंग ग्राफ्टिंग यूनियन है वो भी जमीन के अंदर चला जाएगा। तो एक तो ध्यान ये रखना है। और क्योंकि गड्ढा आपने पहले भर दिया था तो बस थोड़ा सा गड्ढे के अंदर बनाएंगे हाथ से, जितना पौधे को जगह चाहिए बस उसको बीचों बीच गड्ढे में रख के उसको आसपास मिट्टी चढ़ा देंगे और उसको खूब दबा देंगे ताकि उसमें हवा न रह जाए। अगर हवा रहेगी तो आपकी जड़ें जो है सूख सकती हैं। तो अच्छी तरह पैरों से चारों तरफ से उसको दबाने के बाद फिर उसमें तुरंत आप पानी दें, और पानी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं, और समय समय पर उसका थाला चेक करते रहें। अगर पौधा टेढ़ा बढ़ रहा है तो बेहतर है कि उसके साथ अगर आप एक लकड़ी लगा देते हैं तो पौधे स्टेकिंग जिसको हम बोलते हैं, तो इससे आपका पौधा सीधा जाएगा और जड़ के पास से कोई दूसरा शाखा नहीं निकलनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है नींबूवर्गीय फलों में, खास करके कि प्योंद के नीचे से कई बार क्या होता है कि मूलवृंत निकल जाता है जिस पर आपने ग्राफ्ट कर रखा है, और वो धीमे धीमे इतनी तेजी से बढ़ता है कि आपको पता नहीं चलता कि जो प्रजाति आपने लगाई थी वो मर जाती है, उससे मूलवृंत रह जाता है। अगर कोई आ भी जाती है तो उसे कट कर दें। बिल्कुल, जैसे ही आप देखते हैं उसको वहां से काट दें, किसी शार्प चीज से काटें, किसी कैटियर लें या कोई ब्लेड हो उससे काटें, हाथ से खींच के न तोड़ें, नहीं पौधे की जड़ डिस्टर्ब हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल कि जो हम पौध लगाएंगे उसका सही समय क्या है? हाँ, देखिए, फल 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जिनके पत्ते सर्दियों में झड़ते हैं। उत्तर भारत में अनार, अंगूर, सेव, नाशपाती, बादाम, अखरोट, ये जो पहाड़ी फल हैं, इनके जो लगाने का समय होता है वो होता है दिसंबर और जनवरी, यानी जिस वक्त वो पूर्ण तरह सुसुप्तावस्था में होते हैं, वो उनका समय है। और जो सदाबहार फल वृक्ष हैं जिनके पत्ते नहीं गिरते, जैसे आम, लीची, अमरूद, नींबूवर्गीय फल, कटहल, तो इन फलों के जो लगाने का जो सही समय है वो या तो फरवरी और मार्च है या जुलाई और अगस्त है। तो अगर आपके पास समुचित व्यवस्था है पानी की तो आप फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं, अन्यथा जुलाई और अगस्त का जो महीना है सबसे उत्तम होता है। पूरे देश में सिर्फ तमिलनाडु को छोड़ के, वहां बरसात थोड़ी सी लेट होती है तो वहां पे हम अक्टूबर के महीने में रोपण करते हैं, अन्यथा जुलाई और अगस्त का महीना उत्तर भारत और मध्य भारत या पूर्वी भारत के लिए सबसे बेहतर माना जाता है नए बाग लगाने की। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने विस्तार से जानकारी दी। जो हमारे किसान भाई नए बाग लगाना चाहते हैं, निश्चित तौर पे जो आपने जानकारी दी है उसका किसान भाई फायदा उठाएंगे। डॉक्टर RM शर्मा जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये हमने जानकारी ली रजनीश नए बागों की स्थापना के बारे में। गर्मियों का मौसम है, पूरे उत्तर भारत में हीट वेव चल रही है, जोरों की लू, भारी गर्मी। तो हमारे किसान भाइयों को अपना भी ख्याल रखना है, अपने परिवार का, अपने पशुओं का, अपने खेत का, सभी चीजों का इस गर्मी के मौसम में पूरा पूरा ख्याल रखना है। और इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।